नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। देश को 6700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। झारखंड के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की सूची। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। 8 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत। नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इसराइल और बेरूत पर इसराइल ने बरसाए बम। इसराइली पीएम ने कहा, मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। और रोमांचक हुआ बेंगलुरु टेस्ट। 107 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड को लगे शुरुआती झटके। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वाराणसी दौरे को लेकर। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री काशीवासियों को 3200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरुआ में शंकर नेत्रालय का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर कुल 6700 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वाराणसी की 3200 करोड़ की 16 परियोजनाएं शामिल हैं। हवाई संपर्क सुविधा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और समृद्ध कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वे आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन करेंगे, जिनकी सम्मिलित लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। इन हवाई अड्डों की यात्री आवागमन से जुड़ी संयुक्त क्षमता सालाना 2.3 करोड़ से अधिक यात्रियों की हो जाएगी। इन हवाई अड्डों के डिजाइन क्षेत्र की विरासत संरचनाओं से प्रभावित हैं और डिजाइन में उनका अनुकरण किया गया है। बनारस को जो उन्होंने एक कल्पना की थी कि बनारस के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बनारस के लोगों के जीवन में एक उमंग आए, बनारस के लोगों का एक जो रहन सहन का स्तर वो बढ़े, आप देखेंगे 10 वर्षों में उसमें गुणात्मक चेंज आया है। प्रधानमंत्री आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का भी उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में विभिन्न नेत्र रोगों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। It's a very happy occasion because he is going to inaugurate it in the divine presence of Kanchi Shankaracharya. He is coming all the way from Kanchipuram to participate in this program. प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सामग्री देंगे। पंखा मिला है, सोलर लाइट मिला है, डस्टबिन मिला है, दुकान दिए हैं भैया, डस्टबिन दिए हैं, बल्ब दिए हैं, तो ये सब अच्छा करे है ना। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य एक अत्याधुनिक खेल परिसर का निर्माण करना है, जिसमें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खिलाड़ियों के छात्रावास, खेल विज्ञान केंद्र, विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए मैदान, इंडोर शूटिंग रेंज, लड़ाकू खेल के मैदान आदि शामिल हैं। वे लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम में 100 बिस्तरों वाले लड़कियों के और लड़कों के छात्रावासों तथा एक सार्वजनिक मंडप यानी पवेलियन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल के अंदर एनसीओई बन के तैयार हो गया बनारस जैसी जगह पे, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इन संवर्धनों में पैदल यात्रियों के अनुकूल सड़कों का निर्माण, नई सीवर लाइनें और उन्नत जल निकासी व्यवस्था,
स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तरीके से डिजाइन किए गए वेंडिंग कार्ट के साथ संगठित विक्रय खंड आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री बाणासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास कार्यों, पार्कों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास आदि जैसी कई अन्य पहलों का भी उद्घाटन करेंगे। हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी में हाल ही में मोदी सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज को मंजूरी दी है। पीएम मोदी के दौरे से काशी के विकास को और रफ्तार मिलने जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की बीजेपी के सांसद अमरपाल मौर्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, जो काशी में ही मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई पहली बार का नहीं है। वो ऐसे सांसद हैं वाराणसी से कि जिन्होंने काशी की जनता के साथ में स्वयं को जो है जोड़ने का काम किया और यहाँ के विकास में जो उन्होंने एक बुनियादी चीज़ों से लेकर के हर वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने रात दिन मेहनत करके जो है काशी के क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। जब जब अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, कोई ना कोई परियोजना की शुरुआत होती है, लोकार्पण होता है, शिलान्यास होता है। इतना बड़ा स्टेडियम, इसका पुनर्प्रकाश किया गया है, तो खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए खासतौर पर। भारत जो है एक युवा देश है और युवाओं को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको पूरा किया। आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया है या जो है खेल के संदर्भ में जो वैश्विक लेवल पर हमारी टीमें गई, उनकी व्यवस्था है, उनकी चिंता है। और ऐसे सारे खिलाड़ियों को एक सामान्य जो है अपने घर के दरवाजे में बुला करके उनके साथ में 1 to 1 बैठ के बातचीत करना, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उन जो है युवाओं के साथ में अपने आप को खड़ा किया, जिससे हमारा जो है खिलाड़ी प्रेरणा लेकर के भारत का जो है मान बढ़ाने के लिए जो है रात दिन मेहनत करता है। खास मौका है, दीपावली बहुत दूर नहीं, देव दीपावली तो हम सब जानते हैं वाराणसी की दुनिया भर में मशहूर है। प्रधानमंत्री जी ऐसे मौके पर आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हमेशा एक एज ए सांसद के रूप में काशी की जनता के साथ में अपने को जोड़ा है और यहाँ लोगों से मिलने का, लोगों को विकास की योजनाओं को देने का ये उनका अनवरत प्रयत्न, ये काशी की धरती को जो पहचान है बाबा विश्वनाथ की नगरी दुनिया में जो है मानी जाती है, उसको उन्होंने जो है पुनः जो है स्थापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपाल मौर्य सांसद है, काशी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। डीडी न्यूज से खास तौर पर बातचीत कर रहे थे। काशी की जनता को नई सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो दीपावली से ठीक पहले पीएम मोदी का काशी दौरा काफ़ी अहम है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी के भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और बहुत उत्साहित है काशी की जनता और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप पटेल जी। पूरा काशी में उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ काशी के आम जनमानस में उत्साह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस बार ढोल नगाड़ा ताशा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का सौगात दे करके जाते हैं। और इस बार दीपावली गिफ्ट हम लोग आज जहाँ यहाँ एकत्रित हैं, ये वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी सिगरा स्टेडियम जो पूरी तरीके से सुसज्जित है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। खास मौका है जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, दीपावली आने वाली है, त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो उत्साह खास होगा। पूरा काशी महानगर चौराहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो लगे हैं, लेकिन आम जनमानस भी निकल करके लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कल पूरे सड़कों को सजा रहे हैं।
जैसी कि जानकारी है कि लोग निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क में हर हर महादेव के नारे के साथ स्वागत करेंगे। काशी से, वाराणसी की धरती से कई देश के अलग अलग इलाकों को भी सौगात मिलेगी। टर्मिनल का विस्तार तो हो ही रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है उसका विस्तार हम देख रहे हैं कि रीवा में, बाकी जगह पर बागडोगरा में वहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर टर्मिनल का विस्तार की भी यहाँ से शुरुआत होगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। और उसमें वाराणसी के लिए जो राशि है 380 करोड़ और 11 परियोजनाओं का जानकारी प्राप्त हुआ है कि अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले पढ़ा कि सिग्नेचर ब्रिज माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस गंगा घाट पर माल चौक पुल के बगल में देने वाले हैं, जो कि काशी और चंदौली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में विकास के और गति देने का काम करेगी। तो हम देख रहे हैं कि काशी वासियों में उत्साह है। काशी के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब दीपावली अब बहुत दूर नहीं, और देव दीपावली वाराणसी की तो हर जगह मशहूर है। और हरियाणा की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं तो उत्साह देखते ही बन रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, वाराणसी। तो ना सिर्फ वाराणसी बल्कि मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो आज छठे एयरपोर्ट की सौगात उसको मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का 6वां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जा रहा है और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से ही। आदित्य, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का फोकस है कि कैसे जो कनेक्टिविटी है उसको हम बेहतर बनाएं और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होते ही तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाती है, उसको गति मिलती है। किस तरह का लाभ जो है वो इस एयरपोर्ट के जरिए मिलने वाला है? देखिए,
बहुत बहुप्रतीक्षित जिसको कहें कि वो पल आज मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल के लिए है। ये वो विंध्य अंचल है जो लंबे समय से आज़ादी के बाद से अगर देखें तो कनेक्टिविटी के लिए परेशान होता रहा था। समय के साथ पिछले 7-8 सालों में अगर देखें तो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो, सड़कों को लेकर चीज़ें हो, काम तो हुआ, लेकिन एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और उसकी वजह भी ये थी कि एक बहुत बड़ा माइंस का एरिया है अगर आप विंध्य को देखने जाएंगे, और ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से भी लगा हुआ एरिया है, और कई सारे बड़े प्लांट्स जो हैं, कई बड़े उद्योग फैक्ट्रीज जो हैं वो विंध्य क्षेत्र में स्थापित हैं। और उस लिहाज से अगर इस एयरपोर्ट को आप देखें, मेरे पीछे आप ये एयरपोर्ट देख रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 102 हेक्टेयर क्षेत्र में ये पूरा बना है। 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत जो है वो इसमें आई हुई है, और जो 72 सीटर विमान जो है वो यहाँ से उड़ सकता है। और ये शुरुआती दौर में अगर देखें तो इसको पहली फ्लाइट जो होगी वो भोपाल के लिए, भोपाल और रीवा के बीच में होगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी अगर देखा जाए इसको तो ये अन्य बड़े शहरों से भी उड़ान जो है वो यहाँ पर हो सकती है। आप रीवा में एयरपोर्ट बनने का मतलब समझिए, रीवा में एयरपोर्ट बनने का मतलब यह है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलना, पर्यटन को ऐसे बढ़ावा मिलना क्योंकि चित्रकूट यहाँ से बहुत पास में लगा हुआ है। इसके अलावा शारदा धाम मैहर जो है वो बहुत कनेक्टिविटी के साथ बना है, जहाँ पूरे देश भर से लोग जो है, पर्यटक जो है वो यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इससे लगे हुए हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था एयरपोर्ट के लिए, या फिर आपको भोपाल या जबलपुर का रुख करना पड़ता था उनको। अब वो सीधे रीवा में पहुंचकर यहां से अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। कई ऐसे व्यवसायी हैं जो सीधी सिंगरौली और मऊगंज, ये तमाम वो इलाके रहे हैं जहां के लोगों को फ्लाइट लेने के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जबलपुर जाना पड़ रहा था, उनको सीधे सीधे इसका फायदा होगा। सर्व सुविधा युक्त ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, अगले 50 साल को ध्यान में रखते बनाया गया है। और इसका संयोग आप देखिए कि अगले 3 दिन बाद मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। देश दुनिया के जो उद्योगपति हैं वो रीवा आने वाले हैं। यहीं पर उन उद्योगपतियों को भी ये बताया जाएगा कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में आकर आपको निवेश करना है, और क्यों कनेक्टिविटी के लिहाज से अब विंध्य क्षेत्र जो है वो मजबूत होता गया है। मध्य प्रदेश की आंचलिक क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो भी मध्य प्रदेश को, उसको एक उड़ान जो है वो इस उड़ान योजना के जरिए बना ये जो एयरपोर्ट है इससे कहीं ना कहीं मिलने जा रही है, हम ये मान सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से आदित्य, जैसा आपने बताया कि लगभग अगर देखा जाए जो हर तबका है उसको लाभ इसके ज़रिए मिला है। फिर चाहे निर्माण से ही अगर हम शुरुआत करें कि किस तरीके से रोज़गार के जो अवसर हैं, संभावनाएं हैं, वो ज़ाहिर तौर पर निकल कर आती हैं। लेकिन ख़ासतौर से जो हम कह सकते हैं जो छोटे व्यापारी हैं, मंझोले व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं पहले काफ़ी समय लग जाता था, जैसे आपने बताया जो आसपास के ज़िले हैं अगर वहाँ भी जाना होता था, लेकिन अब शायद ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि वो अपना जो व्यापार है उसको भी और बढ़ा पाएंगे। जो बड़े व्यापारी हैं जाहिर तौर पर उनके लिए तो सुविधा बेहतर है ही, लेकिन छोटे और मंझोले जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी। देखिए, विंध्य की अगर बात करूं मैं खास तौर से, तो छोटे मोटे कामों के लिए, या यूँ कहें कि कई बार कुछ जो बड़े काम बड़े शहरों में होने हैं, भोपाल में होने हैं या इंदौर में होने हैं, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज संदर्भ में अगर आप समझने जाएंगे तो भोपाल से रीवा की दूरी ही कम से कम 450 किलोमीटर से ज़्यादा की है। 500 किलोमीटर के करीब, 550 किलोमीटर के आसपास समय लगता है। आप रास्ते से आएंगे, अगर सड़क के रास्ते से आते हैं तो आप कम से कम 8 से 9 से 10 घंटे आपको लग जाते हैं। इंदौर जाना है तो और लंबा समय लगता है। लेकिन आप सोचिए अगर कुछ ही मिनटों में जब यहाँ के लोग हवाई जहाज के जरिए इंदौर, भोपाल जैसी जगहों पर पहुंचेंगे, और साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी आप समझिए इससे एक, जैसे कहें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुलने जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि तमाम निवेशक ऐसे हैं जो इंदौर उतरते थे, भोपाल तक पहुँचते थे, लेकिन उन्हें विंध्य आने के लिए परेशान होना पड़ता था। अब वो सीधे सीधे अगर देखें तो वो रीवा पहुँच यहाँ की माइंस में अपनी संभावनाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनको साथ साथ कार्गो विमान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कार्गो सेवाएं भी जो है वो भी इस एयरपोर्ट से आने वाले समय में शुरू होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एयरपोर्ट केवल यात्री सुविधाओं के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये एयरपोर्ट आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा। जब कार्गो विमान भी यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ये 6वां एयरपोर्ट होगा। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो के बाद ये 6वां एयरपोर्ट होगा। अब मध्य प्रदेश के चारों कोने अगर आप देखेंगे तो ये चारों कोने
एक तरीके से पूरी तरीके से अब एयर कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में तो पीएम श्री वायु योजना भी शुरू हो चुकी है और उस योजना के जरिए छोटी छोटी फ्लाइट्स छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना, आपको भोपाल से रीवा जाना है, रीवा से सिंगरौली जाना है, सिंगरौली से खजुराहो जाना है, ये तमाम छोटी छोटी जगहों पर भी एयर स्ट्रिप्स का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शहरों को जोड़ने का काम है। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे और तमाम शहरों तक उसकी समय की बचत हो, उसके संसाधनों की बचत हो, इस पर ध्यान अब दिया जा रहा है। बिल्कुल आदित्य, और उड़ान पहल का ही ये नतीजा है कि किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है शहरों के बीच में वो अब बेहतर हो रही है। पहले तो हम देखते थे सड़क मार्ग से भी काफ़ी मुश्किलें हो जाती थी, लेकिन अब चंद मिनटों में ही आप एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि ये छठा एयरपोर्ट होगा मध्य प्रदेश का, और ख़ासतौर से अगर देखा जाए खजुराहो के बाद, तो कहीं ना कहीं जो लगातार प्रधानमंत्री जिस बात पर जोर देते हैं कि विकास भी और विरासत भी, उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पर्यटन की बात की जाए, जिस तरीके से जो अलग अलग हमारी जो विरासत की हम बात करते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो उसको भी जोड़ने का काम अब हो जाएगा और बेहतर तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे या जो लोग इस एयरपोर्ट में आएंगे तो उनको विंध्य की विरासत भी देखने को मिलेगी। उनको पता चलेगा कि विंध्य में आखिर किन चीज़ों के लिए खास है। इस एयरपोर्ट को दरअसल इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है कि जो यहाँ की जो थीम है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो नेचर है, वो भी यहाँ आने वाले लोगों को पता चले। और जब वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप इसको ये इस बात से भी समझिए कि लोगों को ये भी पता चलेगा कि आसपास में आखिर है क्या। आसपास में अगर पर्यटन के लिहाज से वो जाना चाहते हैं तो चित्रकूट में आखिर क्या है, तो उसकी झलक भी यहाँ पे उनको देखने को मिलेगी। वो अगर मैहर धाम जाना चाहते हैं तो उसकी झलक उनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उद्योग व्यापार के लिहाज से अगर देखें, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर तमाम लाइमस्टोन से काम है। इन तमाम कामों की जो जिसे कहें कि एक शोकेसिंग जो है वो भी इन एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलेगी लोगों को। और मध्य प्रदेश अलग अलग अंचलों में जाकर मध्य प्रदेश की सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि वहाँ की संभावनाओं को देखा जाए। लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जब इस एयरपोर्ट को बनाना शुरू किया तो इस बात पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया कि स्थानीय स्तर की मिलने वाली जो चीजें हैं, स्थानीय स्तर की जो शोकेसिंग होने वाली चीजें हैं, उनको भी प्रदर्शित किया जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, कल्चरल कॉरिडोर भी इससे बनता है, क्योंकि लगातार भारत की सरकार भी इस पर काम कर रही है कि आसपास का कल्चर जो है वो भी प्रमोट हो, आसपास के उत्पाद जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे। एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश भर में भले ही 15वें नंबर पर रहा हो अभी पिछले बार के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन अगर देखें तो लगातार पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, उसको और आगे ले जाने में ऐसे एयरपोर्ट्स, ऐसे टर्मिनल्स जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। बिल्कुल आदित्य, और ख़ासतौर से अगर देखा जाए इसके जो केंद्र में जब हम देखते हैं, इसके सेंटर में ना सिर्फ रीवा की बात हम करें, दरभंगा की बात की जाए, आगरा की बात करें, बागडोगरा की बात की जाए, जहाँ के आज हम देखेंगे उनके लिए भी तमाम जो परियोजनाएं हैं शुभारंभ उनका होगा। और ख़ासतौर से क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक शायद विकास की जो गति है वो पूरे देश को नहीं मिल सकती। और पहले हमें जो राज्य हैं उनको विकसित करना होगा और उसके बाद जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक देश को विकसित बनाने का, वो पूरी तरीके से सफल हो सकता है। तो उस दिशा में बढ़ते हुए हम मान सकते हैं कि राज्य का जो विकास है, जिस तरीके से लगातार जो ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं बल्कि इस तरह की सुविधाएं जो हैं अब राज्यों में जो बढ़ाई जा रही हैं, उसका सीधा फायदा उन राज्यों के विकास को मिलेगा और जो राज्य हैं वो भी विकसित हो पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है और हम अमृतकाल में चल रहे हैं। अगले 100 साल में जब भारत आज़ादी के हो जाएंगे तब भारत विकसित होना है और ये अमृतकाल में पराक्रम की पराकाष्ठा करना है। वो सभी काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हुए हैं और ये वही काम है जो अब तक देश में नहीं हो पाए थे। ये वही काम है जो दूरस्थ अंचल के लोग जिसकी बाट जो रहे थे, अब वो काम होना शुरू हुए हैं। और अगर विकसित भारत का नारा भारत के प्रधानमंत्री जब देते हैं तो वो विकसित भारत ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उनका फोकस राज्यों के ऊपर है। आप याद करिए, हाल में जब तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम कीजिए, आप एक अच्छी उद्योगपति के, निवेशक के हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज बनाइए। तो मध्य प्रदेश
ने भी विकसित मध्य प्रदेश का नारा दिया था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा दिया था, और उस नारे के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और ये संभव इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार के जो फायदे होते हैं ना, यहाँ दिखते हैं किस तरीके से केंद्र की सरकार के जो काम है, योजनाएं हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको क्लियरेंस देने की बात हो, राज्यों का इन्वॉल्वमेंट हो, राज्यों के साथ सहयोग केंद्र सरकार का हो, केंद्र की योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्यों में ठीक तरीके से हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 1.5 साल में एक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। आप सोचिए 1.5 साल कितना कम वक्त होता है, और उस 1.5 साल के अंदर जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है, ये भी बताता है कि प्रतिबद्धता किस तरीके से केंद्र सरकार की रही है और बिल्कुल आदित्य, और उसके बाद जब इस एयरपोर्ट को बनाने को लेकर, क्योंकि उस गंभीरता को समझा गया। बिल्कुल, और अब जिस तरीके से लगातार अब कहा जाता है कि जो कहा वो किया गया, उसको करके दिखाया गया, और उसी का एक और उदाहरण जो है वो हमारे सामने है रीवा एयरपोर्ट की, अगर खास तौर से बात की जाए, और ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण अब हमारे सामने आ चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता आदित्य बता रहे थे कि किस तरीके से जो रीवा एयरपोर्ट है उसका लाभ जो पूरे देश को मिल सकेगा। आसपास के ना सिर्फ जो शहर हैं बल्कि जो राज्यों की जहां सीमाएं मिलती हैं या और जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो किस तरीके से अपना जो व्यापार है बढ़ा पाएंगे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखा जाए कितना लाभकारी ये है, और प्रयास यही है कि जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके साथ साथ ना सिर्फ विकास को गति मिल सके बल्कि जो देश है वो विकसित बन सके। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आसपास की दुकानों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज़ सुनकर उन्होंने तुरंत अपने अपने घर और दुकानों से बाहर निकल कर देखा। स्थानीय लोगों में चिंता और भय का माहौल है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को मौके पर बुलाया गया है। एफएसएल की टीम धमाके कारणों की जांच करेगी ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये कोई हमला है या हादसा। घटनास्थल पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी पहुंच चुकी है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों को भेजा गया। हालांकि अभी तक आग लगने या दीवार को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। तो लगातार जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर है, और इस पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट्स के लिए। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, एफएसएल की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंची है, जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और क्राइम ब्रांच है वो भी वहाँ पर पहुंच गई है, उसकी टीम। बम स्क्वाड भी वहाँ पर पहुंचा हुआ है, और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो कितनी डेंसिटी का ब्लास्ट था। हालांकि उससे किसी तरह की जो खतरा है वो तो नहीं हुआ है, ना कोई इंजर्ड हुआ है, ना किसी तरह का जो नुकसान है वो हुआ है, लेकिन धमाका काफी तेज था। हमको ये भी देखना होगा कि दीपावली नजदीक है, और बहुत सारे इनलीगल जो पटाखे हैं वो भी लोग बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और ये देख रही है कि आखिर ये धमाका किस मकसद से किया गया। आपने ये भी पता होगा आपको कि दिल्ली में जब या तो कोई बड़ा इवेंट होता है या कोई इस तरह का त्योहार होता है तो आतंकवादी हमेशा दिल्ली को टारगेट करते हैं। तो वो भी जांच का एक एंगल है, और स्पेशल सेल से भी दिल्ली पुलिस इनपुट ले रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले स्पेशल सेल ने कई सारी कार्रवाई करते हुए कई सारे बदमाशों को भी पकड़ा था। इसके अलावा कई सारे जो गुट यहाँ पर दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं, क्योंकि रात को फायरिंग भी दिल्ली के अंदर हुई है। तो कई सारी चीजें हैं, लगातार इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि ना तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है धमाके की, और ना ये पता लग पाया कि आखिर किसने ये धमाका किया था, और इस धमाके में किस तरह का जो गोला बारूद है वो इस्तेमाल किया गया था। एफएसएल की टीम जांच कर रही है, और उसके बाद पता लग पाएगा कि ये धमाका किस उद्देश्य से किया गया था और इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हाँ, लोगों का ये कहना है कि धमाका काफी तेज था और उसकी जो आवाज है काफी दूर तक सुनाई भी दी थी।
जिस वजह से दिल्ली पुलिस की बम स्क्वाड से लेकर तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके छानबीन और सघन जो तलाशी अभियान है वो दिल्ली पुलिस चला रही है। जी बिल्कुल, साथ ही नीरज जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र के आसपास की जो दुकानें हैं उनमें ज़रूर थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसकी? देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं बता भी रहा था कि धमाका है वो काफी तेज धमाका है, उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी थी और धमाके की वजह से आसपास के जो दुकानें हैं उनकी जो खिड़कियां हैं और जो शीशे हैं वो टूटे हैं, कुछ का सामान दुकानों का गिर गया है। बाकी ना तो कोई जान का किसी को नुकसान हुआ है, ना कोई इंजर्ड हुआ है। हाँ, धमाके की वजह से कुछ दुकानों को जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बाकी कोई गंभीर नुकसान किसी को नहीं हुआ है और दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है। एसएचओ वहां पर पहुंच गए हैं और ये मैं आपको बता दूं कि रोहिणी सेक्टर 14 की ये घटना है, प्रशांत विहार, जहां पर ये धमाका हुआ था। सीआरपीएफ का जो स्कूल है उसके बगल में ये धमाका हुआ था। हालांकि ना तो स्कूल को किसी तरह का नुकसान हुआ है और ना ही कोई दूसरा नुकसान अभी तक जो रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की उसमें दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये धमाका किस मकसद से किया गया था, इसके पीछे क्या मोटिव था, उसकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। एफएसएल की टीम भी लगातार वहां से जो नमूने हैं वो एकत्र कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके में किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया गया। जी नीरज, और जिस तरीके से, क्योंकि जो रोहिणी का ये इलाका है रिहायशी इलाका है, ऐसे में ज़ाहिर तौर पर जिस तरह की तीव्रता रही है धमाके की आप बता रहे हैं हमें, तो ज़ाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो ज़रूर इस वक्त थोड़ा सा परेशान होंगे, मुश्किल में होंगे, क्योंकि एकदम से धमाका की आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जनरली दीपावली के समय में छोटे मोटे पटाखे और इस तरह के धमाके चलते रहते हैं, लेकिन ये धमाका काफी जोर का था जिस वजह से कई सारी दुकानों को नुकसान भी पहुंचा, उनके शीशे टूट गए, सामान गिर गया। और चूंकि रिहायशी इलाका है, जब इतनी तीव्रता का धमाका होता है तो निश्चित तौर पर लोगों में भय भी व्याप्त होता है। और दिल्ली जिस तरीके से आपने देखा है कि आतंकवादियों के टारगेट पर रहती है, तमाम आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में आतंकवादी संगठन लगे रहते हैं इस त्योहार के मौसम में और इसके अलावा महत्वपूर्ण तारीखों पर, तो उस लिहाज से भी लोगों में थोड़ी सी दहशत या भय जरूर है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सील कर दिया है और उस इलाके में सघन जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की टीमें कर रही हैं। और लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उनको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो वो पुलिस से शेयर करें। वहाँ के सीसीटीवी हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस लोगों ने इस तरह का धमाका किया, कितने बजे ये धमाका वहाँ प्लांट किया। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं दिल्ली पुलिस जुटा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये पता लग जाएगा कि ये धमाका किसने किया, इसमें किस तरह का जो बारूद है वो इस्तेमाल किया और जिसने किया उसका मकसद क्या था। बिल्कुल नीरज, और ऐसे में जिस तरीके से जो जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार जो जांच है वो की जा रही है, एफएसएल की टीम मौके पर है, दमकल की जो टीमें हैं वो मौके पर हैं, लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जो एफएसएल की जांच की जहां तक बात की जाए, क्या माना जाए नीरज, कब तक इसकी कुछ जानकारी है, पुख्ता जानकारी, वो कुछ निकल कर आ सकती है? देखिए जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, उम्मीद की जा रही है जल्द ही पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने एक जिम्मेदारी नहीं ली है। दूसरा ये पता नहीं लग पाया कि किस तरह का जो विस्फोट है वो इस्तेमाल किया है। अगर जब एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लग पाएगा कि इसमें किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया है, क्या आरडीएक्स इस्तेमाल किया है, तब दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो दूसरे एंगल से होगी। क्या जो लोकल जो बारूद है, जैसे कि पटाखे और फायर क्रैकर में जो दीपावली के समय यूज किया जाता है, क्या उसकी मात्रा ज्यादा करके धमाका किया गया? धमाके का मकसद क्या था, लोगों को डराना था या कोई और मकसद था? तो इसकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है और मुझे लगता है कि एफएसएल की जैसे ही रिपोर्ट आएगी ये पता लग पाएगा कि इस धमाके में क्या क्या इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब ये पता लग पाएगा कि धमाके में किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया है, उसके बाद पुलिस की जो जांच है वो अलग तरीके से शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पर धमाका प्लांट करके गया था और उसका मकसद क्या था। क्योंकि सीसीटीवी दिल्ली पुलिस उसके आसपास प्रशांत विहार और उसके आसपास के इलाकों की खंगाल रही है, उससे भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी दिल्ली पुलिस बता देगी कि इसके पीछे कौन है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने बताया, क्या इस तरह की भी संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि अवैध पटाखों कारोबार की अगर बात की जाए, दिवाली का मौका है और अक्सर उन पर नकेल कसने के लिए हम देखते हैं किस तरीके से अभियान जो हैं वो चलाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो बात की जाए लगातार जांच की जा रही है और देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे किस तरीके से राजधानी में जो धमाका हुआ रोहिणी में, उसके लिए जो जांच है वो की जा रही है और माना यही जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो वहाँ पर है, एफएसएल की टीम जांच कर रही है और उसके बाद जो पुख्ता जानकारी है वो निकल कर सामने आ पाएगी कि आखिर ये जो धमाका हुआ था इसके पीछे उद्देश्य क्या था, या किस तरह का कोई हमला था, या एक हादसा था, या लोगों को डराने के लिए इस तरह के धमाके का उपयोग किया गया। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से घाटी की। आपको बता दें सुरक्षा बलों ने बारामूला के उरी में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया। नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। हालांकि अभी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है। श्रीनगर से सलमान काजी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ है आज, तो उसको थ्रॉट करने के लिए जो आर्मी और पुलिस ने वहाँ पे एक ऑपरेशन किया, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि एक इन्फिल्ट्रेटर मारा गया है और अभी भी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उस इलाके में, और देखा जा रहा है कि कहीं और भी कोई अटेम्प्ट तो नहीं हो रहा है, तो उस अटेम्प्ट का तो उसको पूरी तरह से वो थ्रॉट करें। जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें बताई गई उसमें बताया गया था ये तीन इन्फिल्ट्रेटर्स का ग्रुप था जिनको चैलेंज किया गया और जिसके बाद फायरिंग हुई और उनमें से एक मारा गया। और अभी दो का देखा जा रहा है कि जो दो और हैं उनको या तो वहाँ पे या तो उनको फिर से चैलेंज किया, वो वापस भाग गए होंगे योग की तरफ से। जी बिल्कुल सलमान, लेकिन जो आतंकी हैं उनकी संख्या 2 या उससे ज़्यादा पता है कुछ अभी तक और कंफर्म हो पाई है? देखिए, कंफर्म तो नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट्स होती हैं जो हमारे वहाँ पे सोर्सेज है उन्होंने हमें बताया हुआ है, बट इसकी कंफर्मेशन यहाँ इसकी कंफर्मेशन ऑफिशियल आई है कि एक इन्फिल्ट्रेटर मारा गया है और अभी तक उसके बारे में बाकी डिटेल्स नहीं है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है या एफिलिएशन क्या है। जी, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले भी इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, नाकाम करते आए हैं और एक बार फिर से जो घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आतंकियों के मंसूबे हैं वो यही है, क्योंकि जिस तरीके से अब त्योहारी माहौल देश में रहेगा या शांति व्यवस्था जैसी कायम रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए, उसको कहीं ना कहीं नाकाम करने के प्रयास में जो आतंकी हैं घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जी, वहाँ पे रहा है पिछले देखा जाए पिछले 3-4 महीनों में 3-4 अटेम्प्ट्स भी हुए हैं और ये वो अटेम्प्ट्स हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इवेंचुअली थ्रॉट किया हुआ है, उसको रोका है और उनमें और इन सब में कुछ ऑपरेशन भी इनिशिएट हुए हैं। लेकिन इस वाले ऑपरेशन के बारे में ये है कि अभी तक जो एक इन्फिल्ट्रेटर है वो मारा गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमें लेटेस्ट बताया जा रहा है, वो अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, मुठभेड़ जो है वो जारी है। इसके अलावा सलमान, क्या जो आसपास के जो और भी एरियाज़ हैं, जो क्षेत्र हैं, क्या वहाँ भी किस तरह की जो जांच है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है? देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी हैं बॉर्डर, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ना, ये सिक्योरिटी ग्रिड है, ये लगभग अब 30 साल हो गए हैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किए हुए यहाँ पे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अपने सेट प्रोसीजर्स हैं इसमें कि वो कैसे करें, जैसे ही उनको लगता है इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही है। इसमें उनके प्रोसीजर्स सेट हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा होता है कि एक तो जिस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन। इसके अलावा बाकी जो
आसपास के इलाके वो हमेशा अलर्ट में रहते हैं कि अगर कहीं से वो वहां से निकलने में कामयाब हुए तो वहां पे उसको धर दिया जाए। तो ये यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी ग्रिड है यहाँ पे अब नाउ वेल ड्रिल्ड मशीन है, 30 साल से ये पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड है, तो उसके अपने प्रोसीजर्स हैं और ये डेफिनेटली इसमें जो है मैसेज जाती रहती हैं और जो आसपास के इलाकों में भी जाती रहती है और वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन होती है वो सतर्क रहती है। जी चलिए, बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान काजी इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है और एक बड़ी जो घुसपैठ की कोशिश थी उसको नाकाम किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अब यहाँ प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर अब 105 से 110 कर दिया है। साथ ही पार्टी अपने सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी, एसपी और सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सपा को समायोजित करना था जो 4 सीटें मांग रही थी, बल्कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सपा दोनों को सकारात्मक संकेत भेजना भी था। झारखंड में कांग्रेस ने पिछले हफ्ते में हुए परामर्श के दौरान 81 में से 33 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 29 करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि 2019 की अगर बात की जाए तो उसने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कल उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लिस्ट में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अमर बाउरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और सुनील सोरेन का नाम अहम है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंपई सोरेन को सरायकला से, इसके अलावा अनंत ओझा को राजमहल से, माधवचंद महतो को नाला, सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से, सीपी सिंह रांची से, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और खासतौर से इस लिस्ट में भी हम देख पा रहे हैं जो महिला उम्मीदवार हैं उनके भी नाम हैं। मीरा मुंडा की भी अगर बात की जाए, पोटका से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुनील सोरेन दुमका से, नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं खूंटी से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही लोबिन हेम्ब्रम जो कि बोरियो से चुनावी मैदान में है। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केरल के वायनाड से नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से देहरादून के लिए शुरू की गई हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उड़ान योजना के तहत हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा से देहरादून हेली सेवा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अक्टूबर को अल्मोड़ा से देहरादून के लिए हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया था। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली इस सेवा का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या फिलहाल कम है। हालांकि जो लोग अब तक इस सेवा का लाभ ले चुके हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेली सेवा सुविधाजनक होने के साथ साथ समय की बचत भी कर रहा है। अभी यहाँ पे अल्मोड़ा से देहरादून और देहरादून से अल्मोड़ा की सर्विस शुरू हुई है, जिसमें 4,990 रुपये का किराया तय किया गया है। और यात्री यहाँ पे ये टाटिक हेलीपैड है, यहाँ पे अल्मोड़ा से सिटी से यहाँ पे आ सकते हैं और यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने बैगेज में कोई भी धारदार सामान न लाएं। यहाँ पे हेली सेवा जो अभी स्टार्ट हुई है कुछ समय से, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, समय की काफ़ी बचत हो रही है और यहाँ पे हमारे गाँव वालों को भी काफ़ी इसका सौभाग्य मिला है कि यहाँ पे हेली सेवा स्टार्ट हुई है। हमारी हेलीपैड सेवा शुरू हो गई है, तो इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और खुशी का माहौल है ग्रामवासियों में कि हेलीपैड सेवा यहाँ से चालू हो गई है करके। पवन हंस की सेवा सरकार ने उपलब्ध कराई है, उससे मैं यात्रा करके आया हूँ। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, इसको पहाड़ों में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। उड़ान स्कीम में यहाँ से हेलीपैड की सेवा स्टार्ट हुई है हेलीकॉप्टर की, और डेफिनेटली ये बड़ी उड़ान स्कीम में बड़ा फ़ायदेमंद रहा है अल्मोड़ा के लोगों के लिए, स्पेशली हमारे से लोगों के लिए जिनका अमूमन देहरादून आना जाना रहता है।
जो पहले हमें अल्मोड़ा से देहरादून जाने में तकरीबन गाड़ी के माध्यम से या बस के या ट्रेन से हमें 8 घंटे से 10 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में हम देहरादून पहुंच जा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सुविधा है और अफोर्डेबिलिटी भी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेक्सिको दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी मेक्सिको सिटी के पोलांको में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मेक्सिको के कलाकारों ने वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन की मधुर प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति भारत और मेक्सिको के बीच करुणा, शांति और सद्भाव के साझा मूल्यों को दर्शाती है। और अब ये बात कर लेते हैं राजस्थान के धौलपुर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे की। दरअसल शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में यहाँ स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 12 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। 2 लोगों को आगरा अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। रात के 11 बजे का टाइम था। बस जा रही थी धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी। तो सिनीपुर गांव के पास एक टेम्पो तरह से गाड़ी करवा रहा था, उससे ही टक्कर हो गई। कैजुअल्टी 12 लोग और बच्ची वगैरह हैं मिला के, एक घायल है। अभी करौली से लौट रहे थे सुनीपुर पे ये घटना हुई है। उधर से हमारा ऑटो आ रहा था, इधर से स्लीपर जा रहा था। तो 12 लोग ख़त्म हो चुके हैं, उसमें 2 लोग घायल हैं, वो आगरे के लिए रेफर कर दिए। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल नज़र आने लगा है। तो वहीं यमुना नदी की भी अगर बात की जाए तो पानी से ज़्यादा उसमें झाग देखने को मिल रहे हैं। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और घुटन जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार महसूस हो रही हैं। दिल्ली और NCR के आसमान की अगर बात की जाए तो धुंध यहाँ छाई हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 454 दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में AQI लेवल 341 दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार 200 से ऊपर AQI खराब माना जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर नज़र आ रहा है, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण का जो जिम्मेदारी है आमतौर पर हम देखते हैं वो राजधानी दिल्ली जो है अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर देती है। लेकिन ऐसे में सख्त आदेश के बावजूद जो किसान हैं वो पराली जला रहे हैं। इसे लेकर पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो AQI लेवल जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ना सिर्फ 300 बल्कि अब ये एक जगह 400 के पार भी दर्ज किया गया है। की करिए जी, मजबूरी खातर करना पैंदा जे। हुण सरकार ने कोई खर्चा नहीं, कोई पराली साਂਭਣ ਨੂੰ कोई साधन नहीं दिता ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗੱਠਾ ਬੰਨਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾतर ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੇ। और वहीं दिल्ली से वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। इस झगड़े में कई राउंड गोलियां चली हैं। दोनों पक्षों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। गोलीबारी की इस घटना में 22 साल की एक लड़की घायल बताई गई है। घायल लड़की को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौके से पुलिस को 17 खाली कारतूस मिले हैं। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। और आज महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। हापुड़ के बाज़ारों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करवा चौथ की रौनक देखी जा रही है। बाज़ार में सोने चांदी, कॉस्मेटिक, चूड़ी, कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं।
आज करवा चौथ का व्रत का दिन और करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और इस त्यौहार की जो रौनक है वो देश भर के बाज़ारों में देखी जा सकती है। बात अगर की जाए इसी कड़ी में जोधपुर की, तो यहाँ करवा चौथ से पहले बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल नज़र आई। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और 16 श्रृंगार के सामान खरीदे। सुबह सरगी खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रहेंगी और शाम को करवा माता की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं कुछ मीठा, उसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाएं अपनी सासू माँ को शक्कर वगैरह पानी या कुछ डाल के देती है और पानी से इसमें पानी डालकर चंद्रमा को अर्घ देती है। ये अपना व्रत करती है। तो देश के कई हिस्सों में करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। यूँ तो इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में महिलाओं ने व्रत पूजन के साथ ही पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया। यहाँ महिलाओं ने शमी के पेड़ की पूजा की। आज हमने खेजड़ी बचाने के लिए ये करवा चौथ का त्यौहार मनाया है कि किसी भी तरीके से हमारी खेजड़ी को बचाया जाए, इसलिए ये त्यौहार मनाया। करवा चौथ का खेजड़ी पर्यावरण के लिए इसीलिए मनाया और खेजड़ी की पूजा करके मनाया। करवा चौथ का त्यौहार मना रहे खेजड़ी के वृक्ष के आगे, और करवा चौथ का व्रत जो है सुहाग की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं और खेजड़ी की रक्षा के लिए भी हमने प्रण ले रखा है। और 300 साल पहले राजा जोधपुर नरेश ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी कटाने के लिए आदेश दिए थे। उसमें 363 आदमियों ने और औरतों ने अपनी जान भी गंवाई थी। और अब बात करते हैं अयोध्या नगरी की। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा अयोध्या में। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियर्स के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांव के कुम्हारों से दिए जुटाने का काम लगातार चल रहा है। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा है कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दियों को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइट से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 55,000 दिया दे चुके हैं। और आइए बुलेटिन में अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी बात करते हैं इसराइल की, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इसराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए। इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों दहिया पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। हमले के बाद नागरिकों को वहां से निकालने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमला उन्हें युद्ध जारी रखने से नहीं रोक पाएगा और जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर बात की जाए खासतौर से प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 73 साल के पूर्व रक्षा मंत्री
सुबयांतों ने सांसदों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान पर शपथ ली। इसके बाद हजारों समर्थकों ने सड़कों पर खुशी मनाई। जकार्ता में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों समेत 40 से अधिक देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। शपथ समारोह में भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का भी आयोजन किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबी दूरी के महान धावक युगांडा के जोशुआ चिप्टिगी ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। इस दौड़ के महिला वर्ग में इथियोपिया की एलेमांडिस इयायू ने खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में मौजूदा विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन चेप्टेगी ने 59.46 सेकंड का समय लेकर दौड़ जीत ली। यायू ने 1 घंटे 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लेकर शीर्ष महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में 35,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। बात कर लेते हैं क्रिकेट की भी। बेंगलुरु टेस्ट के अंतिम दिन 107 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही न्यूजीलैंड ने ताज़ा समाचार मिलने तक 2 विकेट खोकर 65 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। बुमराह ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को 0 पर आउट किया, वहीं डेविन कॉनवे को 17 रन पर आउट किया। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा। 18 दिनों के रोमांचक क्रिकेट एक्शन के बाद महिला T20 विश्व कप 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेज़बानी के लिए मंच अब तैयार है। जो भी जीतेगा वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी अपने हाथ में लेगा। इस लिहाज से ये जीत जीतने वाले के लिए वास्तव में यादगार होने वाली है। सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम आत्मविश्वास से भरपूर है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के लारा वोल्वर्ट एंड कंपनी भी फाइनल के लिए अपना हौसले बुलंद करके डटी हुई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।